नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जाना था जो पॉलिटिक की हमारी सीरीज़ हमने शुरू कर सकी है, भारतीय जो संविधान की वीडियो हमने चला रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको 18 वीडियो डाल दी है। वो वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकार की ये तीसरी वीडियो है। इससे पीछे 2 नंबर वीडियो थी और उससे पहले 1 नंबर वीडियो थी। 1 नंबर वीडियो के अंदर मैंने आपको जो समता का अधिकार होता है, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, वो पढ़ाया। उसके बाद मैंने स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को पढ़ाया। और जो दूसरी वीडियो थी भाग 2, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता, उसमें आर्टिकल 20 से लेकर के और 22 तक। और फिर मैंने आपको जो नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, वो पढ़ाया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको मैंने आपको पढ़ाया। और लेक्चर 28 तक मैंने आर्टिकल 28 तक मैंने आपको जो आर्टिकल 20 से लेके 28 तक मैंने आपको दूसरे में पढ़ाया। और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 19 जो है वो पहली वीडियो में बताया मैंने आपको। यहाँ आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी जो मौलिक अधिकार की पार्ट 2 है, जिसके अंदर अनुच्छेद 20 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक मैं पढ़ाया है। और यहाँ पे आपको पूरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे के सारे कंप्लीट लेक्चर है। उसके अंदर आपको जो ये 14 से 19 वाली वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो 17 नंबर वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। 17वां लेक्चर है हमारा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे काफ़ी सारा जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। बहुत ही देखने में आया है, कभी धीरे धीरे जो साथी हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप उम्मीद जताई जा रही है कि आप साथी जो हैं वो इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी 19 नंबर। और इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास आता है जो 5 नंबर का है। 5 नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें है संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी जो अधिकार है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये वर्णित है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। वैसे तो ये जो पूरा का पूरा जो ये 5 नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा के संबंधी बातें करता है। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी जनजातियाँ ऐसे हैं, जैसे हम अगर पुदुचेरी एरिया की बात करें, या फिर झारखंड साइड में, या फिर ओडिशा साइड में, या इधर असम में, मिज़ोरम साइड में, इधर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो उन जातियों के संरक्षण के लिए ये क्या है, ये इस तरह के कुछ प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने दी हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनकी जो शिक्षा है या उनकी जो संस्कृति है, तो वो संस्कृति बरकरार रहे। अब ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर जो द्वीप हैं जिनके ऊपर आज तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जैसे आज हम इस 4G ज़माने में 5G पे जाने को तुले हुए हैं, तो वहाँ उनके पास तो कोई कॉल वगैरह की सुविधा भी नहीं है। आप अभी जनजाति को सर्च मार के देखना यूट्यूब पे, तो आपको ऐसी ऐसी जनजातियाँ मिलेगी जिनके पास कम्युनिकेशन का, हमारे ऐसा लगेगा जैसे हम तो किसी अलग दुनिया में रहते हैं और वो किसी अलग दुनिया के जीव जंतु हैं, तो ऐसा हमें लगेगा। यानी या फिर प्राणी है किसी अलग दुनिया के, उनका तो खाना पीना, रहना सहना सब कुछ अलग है। तो उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनकी शिक्षा को बचाने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए प्रयासरत है। शुरू से ही बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट ने ऐसा संघर्ष करते आ रहे हैं कि उनके साथ कम्युनिकेशन तालमेल बिठाया जाए, लेकिन फिर भी उनको ना अपनी संस्कृति से इतना प्यार है कि वो लोग चाहते नहीं कि हमारी संस्कृति में जुड़ करके और कुछ आगे इस तरह का किया जाए। तो वो अपनी संस्कृति से खुश भी हैं। और बहुत से जो जनजातियाँ ऐसी है जो जुड़े भी हैं, और बहुत सारी जनजातियों के अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारी भी लेवल के भी जो जन है वो सामने निकल कर आए हैं, जो सदस्य हैं वो सामने निकल के आए हैं। अब आर्टिकल 29 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 में बताया गया। और 30 में जो है वो उन अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा है, उनके शिक्षा के हितों के लिए जितने भी प्रावधान हैं उन संबंधी जो प्रावधान वो किए गए हैं। बस इसके अंदर इतना ही जो है वो दिया गया है। आगे मैं बात करता हूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये एरो बना रखा है, यहाँ पे आना चाहूँगा और 2 बातें इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा। भारतीय संविधान की आत्मा, अगर क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। दोबारा से सुनिए क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो ये BR अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों को कहा है। और अगर भारतीय संविधान की डायरेक्ट आपको आत्मा पूछा जाए तो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। अब बताता हूँ मैं क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का आधार जो अधिकार है उसमें ये है कि जो संविधान के अंदर उपचार हैं, यानी कि संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण करेगा कौन, उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, दिया जाएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा। जो भी हमारे जनता प्रतिनिधि को क्या मिला है, जनता को हमारे देश में मौलिक अधिकारों मिले हुए हैं, जो 6 तरह के अधिकार हैं, पहले 7 तरह के थे जिसके अंदर से एक निकाल दिया गया, संपत्ति का अधिकार तो इन अधिकारों का संरक्षण करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इनका संरक्षण करेंगे। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब बात करते हैं जो संरक्षण है मौलिक अधिकारों की, वो रक्षा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसमें रिट जारी कर सकता है। हम रिट पढ़ते हैं ना, तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी है और जो हाई कोर्ट है उसको भी है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए या रक्षा के लिए। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, किसके लिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण के लिए। तो बात करते हैं कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है। सबसे पहले जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने पिछली क्लास ली है उसके अंदर गिरफ्तारी के संबंधी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना रहता है। तो ये सेम वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको 24 घंटे के अंदर भीतर आपको क्या रहता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है। ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब बात करते हैं परमादेश। परमादेश से मतलब ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, अधिकारी दिया गया है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता है, यानी कि जिस कार्य के लिए उसको लगाया गया है उस कार्य को वो प्रॉपरली ढंग से नहीं करता है, तो उसके कर्तव्यों को सही से पालन करवाने के लिए कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है कि आपका ये कर्तव्य था, तो हम आपको परमादेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने कर्तव्य को सही से पालन कीजिए। जिस कर्तव्य के लिए आपको भारतीय सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने आपको, भारत सरकार ने जिस पद के लिए, अधिकारी के लिए आपको लाया है, उस काम को आप प्रॉपर्ली कीजिए। नंबर 3 पे दिया गया प्रतिषेध। प्रतिषेध से मतलब ये है कि जो ऊपर की अदालत है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऊपरी निचली को जाता है, यानी कि जो ऊपर की अदालत है वो क्या करती है, निचली अदालत को क्या करती है, प्रतिषेध करती है। प्रतिषेध मीन्स रोकती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी कि ऊपर से नीचे होकर के ये मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा। अगर हाई कोर्ट तक काम सीमित हो जाता है तो सिर्फ हाई कोर्ट अपने आप में रखेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं कहेगी। तो क्या होता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य, मान लीजिए एक अधिकार क्षेत्र है, ये दिल्ली है तो ये दिल्ली के अधिकार क्षेत्र का कार्य है, और ये आगरा है, ये आगरा के, और ये इलाहाबाद है तो ये इलाहाबाद के। तो दिल्ली यहाँ पे कार्य कर रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी दिल्ली को कि आपका अधिकार क्षेत्र आगरा का काम करने का नहीं है, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में वापस आ जाएं, हम प्रतिषेध लगाते हैं, आपको वहाँ काम नहीं करना। तो ये प्रतिषेध का रिट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जारी करती है हाई कोर्ट के ऊपर, और हाई कोर्ट जारी करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। तो इस तरह से चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण भी सेम इसी से प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर अधिकार क्षेत्र बताया जाता है कि आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, और इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अपने अधिकार के अंदर जो कार्य आ रहे हैं उनको कर नहीं पा रहे हैं, तो जो वो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं वो कार्य या तो हमें दीजिए या कहीं और वो ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कह देता है, कौन, ऊपरी अदालत निचली अदालत को कह देती है। तो यहाँ पर लिखा है उत्प्रेक्षण ऊपरी अदालत निचली को, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगी कि मुकदमे मेरे पास भेज दीजिए, या फिर जो लंबित मुकदमे हैं वो आप मेरे पास भेज दीजिए, आपसे अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इस तरह से ये काम करता है। अब आगे 5 नंबर पे दिया है अधिकार परीक्षा लेखा। जो अधिकार परीक्षा लेखा है उसके अंदर क्या दिया है कि जो सार्वजनिक कोई अधिकारी बनता है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है,
अगर वो असंवैधानिक तरीके से पद को धारण कर लेता है। कैसे? असंवैधानिक तरीके से पद को धारण कर लिया। अब मान लीजिए कोई जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये क्या होता है, इनके पद धारण करने का एक प्रोसेस रहता है कि माननीय राज्यपाल महोदय किसी को कहेंगे कि आप अपना मत साबित कीजिए, बहुमत साबित कीजिए, फिर वो बहुमत साबित करेंगे, फिर वो बहुमत पास हो जाएगा तो उसके बाद वो शपथ का समारोह रहेगा और फिर मंत्रीगण को जो है शपथ का समारोह रहेगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन कोई भी अधिकारी मान लीजिए वो डायरेक्ट ही आके और मुख्यमंत्री पद को डायरेक्ट शपथ पे पहुंच जाता है बिना कोई इस तरह का प्रोसेस, यानी कि बीच में बाईपास करके करता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये परीक्षा लेखा का जो अधिकार है वो प्राप्त है, रिट जारी करने का अधिकार है कि आप इस जो पद पर हैं, इस पद के जो सार्वजनिक अधिकारी आप बने हैं, इस पद की गरिमा को पहचानिए और आप असंवैधानिक तरीके से आपने पद धारण किया है तो आप हमें इसका कारण बताइए, या तो इसे आप साबित कर दीजिए कि मैंने इस तरह से इसको लिया है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, रिट जारी करके उसको उससे पद से हटा सकता है। तो दोस्तों ये इसके अंदर जो है इस तरह से हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ये अच्छी लगी है। और ये हमारी तीसरी लेक्चर थी इसके अंदर मौलिक अधिकार में। तो इसमें लगभग तो हमारे जो टॉपिक जो आर्टिकल है वो पूरे हो चुके हैं और एक आर्टिकल रह गया, 31 नंबर का आर्टिकल। इसके अंदर मैंने नहीं पढ़ाया है। 31 नंबर का आर्टिकल वही संपत्ति के अधिकार का जो आर्टिकल है उसी को था, जिसको अभी 300 ए में ले गए ना, 300 ए में उसको ले जाया गया। संपत्ति का अधिकार है उसको 300 ए के अंदर जो है कर दिया गया है ट्रांसफ़र। तो और पीछे के जो 2-3 अनुच्छेद और रह गए हैं 28 के बाद में, और 28 के बाद में हमने पढ़ा है यहाँ तक, और यहाँ हमने 32 तक पढ़ा है। अब रह गए हैं हमारे 33, 34, 35। तो इसको कभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर एक बनेगा, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं और आपके डाउट का रिप्लाई करने का भरपूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।